तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विशु गुप्ता की यूट्यूब चैनल पर। गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, सभी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में विचार आता है कुछ इस वीडियो के बारे में तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट विद विशु गुप्ता के नाम से। यही चैनल आपको इसी चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। स्वागत है आपका 6 मार्च के करंट अफेयर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको लगातार कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, अपर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, एफआरओ के लिए और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रही है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि बॉवेल्स ऑफ द अर्थ मीट दी प्लैनेट्स न्यू लेयर द इनर मोस्ट इनर कोर। अब देखिए, अब ये बात कही जा रही है कि अभी तक हम ये पढ़ते थे कि जब जो धरती का अंदर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद फिर आती है मेंटल। मेंटल दो चीज़ों में बटी होती है, एक आउटर मेंटल या अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद फिर कोर होता है, कोर में आउटर कोर और इनर कोर होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इनर कोर के अंदर एक और लेयर है। अब ये भी कहा जा रहा है, तो आइडिया ये है कि अर्थ कुड होल्ड अ फिफ्थ लेयर, जो कि 2002 में प्रपोज की गई थी। सिंस देन रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू गेट मोर डेटा टू लर्न अबाउट द इल्यूजिव इनर कोर। तो जो इनर कोर है, आंतरिक कोर है, उसके अंदर और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके लिए भी स्टडीज़ की जा रही हैं, रिसर्च की जा रही है। 4 नॉन लेयर्स हैं धरती की, जिसमें कि एक क्रस्ट है यानी जिसको भूपर्पटी कहा जाता है, फिर मेंटल है, फिर आउटर कोर है और इनर कोर है। और अब ये कहा जा रहा है कि एक 5वीं लेयर भी है जो इनर कोर के अंदर लाई करती है। 5वीं लेयर जो कि इनर मोस्ट इनर कोर है, उसको इनर मोस्ट इनर कोर कहेंगे। लाइज एट द अर्थ सेंटर विद इन द इनर कोर, यानी इनर कोर के अंदर रहेगी वो। 5th लेयर इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल, निफे की होगी वो, यानी कि आयरन और निकल से बनी होगी। ये वो सेम मटेरियल होंगे जो कि बाकी के इनर कोर को भी बनाती हैं। डिफरेंस क्या होगा दो पार्ट्स में, वो ये होगा कि इनर कोर कुड स्टेम फ्रॉम हाउ आयरन एटम्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ सॉलिड। अब ये होगा कि अब देखिए, पूरा इनर कोर बना जो है वो आयरन और यानी कि आयरन और निकल से बना है, यानी कि निफे से बना है। निकल, Na से निकल और Fe से फेरस यानी कि आयरन। तो पूरा जो बना है वो इसी से बना है, पूरा कोर। अब बात ये आती है कि इनर कोर के अंदर भी निफे है। तो इनर मोस्ट इनर कोर जो कह रहे हैं, 5वीं लेयर जो कि नई लेयर कह रहे हैं, और पुरानी जो इनर कोर हुआ करता था, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि ये जो आयरन के जो एटम्स हैं वो किस तरह से अंदर अरेंज्ड हैं। ऑल्टरनेटिवली द आयरन इन द इनर मोस्ट इनर कोर कुड हैव सॉलिडिफाइड, कि जो सबसे अंतरतम यानी सबसे अंदर जो आंतरिक कोर है, उसकी जो आयरन है उसके अंदर, वो किस तरह से सॉलिडिफाई हुआ है एंड ग्रोन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन रेस्ट ऑफ द इनर कोर। तो बाकी इनर कोर के मुकाबले वो किस तरह से सॉलिडिफाई हुआ है उसके बारे में। इनर कोर एज अ होल वाज लिक्विड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द अर्थ्स एग्जिस्टेंस। शुरुआत में कहा जाता था कि जब धरती का नया नया एग्जिस्टेंस आया था तो इनर कोर जो है वो लिक्विड हुआ करती थी, और धीरे धीरे जैसे धरती ठंडी हुई, धीरे धीरे इनर कोर जम गई, सॉलिड हो गई। द आइडिया दैट द अर्थ कुड होल्ड अ 5th लेयर, ये 2002 में प्रपोज किया गया था। उसके बाद रिसर्चर्स में काम कर ही रहे हैं। साइंटिस्ट रिलाई ऑन सीस्मिक वेव्स। अब हम जो भूकंप की जो तरंगें होती हैं, सीस्मिक वेव्स जो होती हैं, उस पर जो रिसर्चर्स हैं वो रिलाई कर सकते हैं, यानी कि उसी के ऊपर वो भरोसा करते हैं। शॉक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जिससे कि हम धरती के इंटीरियर को देख सकें। दीज वेव्स बिहेव डिफरेंटली एज दे पास थ्रू डाइवर्स मटीरियल्स। जैसे जैसे ये वेव्स अलग अलग मटीरियल से पास होती हैं तो ये बिहेव भी अलग अलग तरीके से करती हैं। जैसे कि वो स्लो चलती हैं जब वो हॉट मटेरियल से पास होती हैं, और कोल्ड मटेरियल से पास होती हैं तो वो तेज़ चलती हैं। नेक्स्ट आता है कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं नीला राम गोपाल, वो पास अवे हो गए हैं। तो नोटेड कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड टीचर नीला राम गोपाल 86 पास्ड अवे इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में पास अवे हो गए हैं। शी वाज सफरिंग
फ्रॉम एज रिलेटेड एलिमेंट्स, यानी कि एज की वजह से, क्योंकि काफ़ी एज हो गई थी तो इस वजह से उनको जो दिक्कतें आ रही थी, और वे तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट MPD 2041, यानी कि जो मास्टर प्लान है दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए 2041 का, उसको अप्रूव कर दिया गया है LG VK सक्सेना के द्वारा, और फोकस कर रहे हैं वो ऑन हाउसिंग फॉर ऑल। तो LG VK सक्सेना ऑन ट्यूसडे अप्रूव द ड्राफ्ट मास्टर प्लान फॉर दिल्ली। तो MPD का मतलब क्या है? मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041। तो मिस्टर सक्सेना हु इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द DDA, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयरपर्सन भी होते हैं। उनका कहना ये है कि द प्लान इज़ ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि समावेशी विकास करेंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इकोनॉमी पे काम किया जाएगा, हरित अर्थव्यवस्था पे, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हब्स, यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड बनेगा, यानी कि सामानों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हैं, लैंड पुलिंग करेंगे, और हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सभी लोगों को घर मिलेंगे। ड्राफ्ट MPD 2041 ऑल्सो प्रपोजेज टू प्रमोट द सिटीज़ नाइट टाइम इकोनॉमी, कि रात के समय की जो इकोनॉमी है शहर की, दिल्ली की, उसको कैसे करा जाएगा, हेरिटेज के ऊपर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और रेजुविनेट करेंगे यमुना रिवर को थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवर डेवलपमेंट प्लान। जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है विल नाउ बी फॉरवर्डेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर फाइनल अप्रूवल। तो फाइनल अप्रूवल के लिए जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को भी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो मास्टर प्लान जिसको DDA ने प्रपोज किया था, प्रिपेयर किया है, एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो फैसिलिटेट करता है कैपिटल के डेवलपमेंट को, यानी कि नई दिल्ली जो राजधानी है, जो सेंट्रल राजधानी आप कह सकते हैं, पूरे देश की राजधानी है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, बाय असेसिंग द प्रेजेंट कंडीशन एंड गाइडिंग हाउ टू अचीव द डिजायर्ड डेवलपमेंट। तो ड्राफ्ट MPD 2041 इज स्ट्रैटेजिक एंड एनेबलिंग फ्रेमवर्क। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्ट्रैटेजिक है, रणनीतिगत है, और किस तरह से है, एक सक्षम ढांचा है टू गाइड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द सिटी, जिससे कि जो शहर की आने वाले समय में जो ग्रोथ होनी है वो हो सके। बिल्ट अपॉन द लेसन्स लर्न फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस प्लान्स। DDA said it would pursue 3 goals stated in the master plan over the next 18 years। तो पहला गोल इज़ टू बिकम एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सिटी, यानी कि क्लाइमेट चेंज का उस पर इम्पैक्ट कम हो, और सेकंड ये है कि वो फ्यूचर रेडी सिटी बने, जिसमें कि गुड क्वालिटी का अफोर्डेबल और सेफ लिविंग इन्वायरमेंट मिले वहाँ के नागरिकों को रहने के लिए। तीसरा गोल ये है कि एक डायनामिक प्लेस हो फॉर इकोनॉमिक, क्रिएटिव और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कर्नाटका टू गेट रक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस। तो कर्नाटका को रक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस देने की बात की जा रही है कि कर्नाटका को एक कैंपस मिलेगा, प्रेस्टीजियस राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी टाइप का एक बनेगा गांधीनगर, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, शिवामोगा में, और ये 2023-24 का जो एकेडमिक ईयर है उससे फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा। फिर नागालैंड में इलेक्शंस हुए थे अभी, तो 14 असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं 1964 से लेकर 2018 के बीच में, नागालैंड से एक भी महिला MLA चुन के नहीं आई हैं। और नागालैंड अब एक एक्सेप्शन रहा है कि जिसने अभी तक कोई भी महिला MLA सिलेक्ट नहीं की थी, लेकिन अब चुनाव जब हुए हैं इस बार 2023 में, तो नागालैंड से पहली बार एक महिला जो MLA हैं वो चुनकर आई हैं। द डर्थ ऑफ वुमेन MLA वॉज नॉट जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट विन इलेक्शंस, बट इवन अमंग द कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेशन वॉज पुअर। अब ऐसा नहीं है कि MLA, ऐसा नहीं हो रहा है कि महिला MLA जीत नहीं पा रही हैं। दिक्कत ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो महिला जो होती हैं वो खड़ी ही नहीं होती हैं MLA की पोस्ट के लिए। द नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स हैज़ नॉट क्रॉस्ड 6 इन एनी ऑफ द 14 स्टेट पोल्स कंडक्टेड। जब से राज्य बना है तब से 14 बार इलेक्शंस हुए हैं, तो जो वुमेन कैंडिडेट्स खड़ी हुई हैं 60 मेंबर की असेंबली के इलेक्शन के लिए, कभी भी 6 से ज़्यादा खड़ी नहीं हुई हैं। इनफैक्ट 5 इलेक्शंस में तो महिला कैंडिडेट की गिनती 0 थी, यानी कोई भी महिला कैंडिडेट कंपटीशन में खड़ी ही नहीं हुई थी। 2 इलेक्शंस में सिर्फ एक ही महिला खड़ी हुई थी। 2023 में भी जो 183 कैंडिडेट्स थे, ओनली 4 आर वीमेन, तो 4 महिलाएं थी इनमें से। द नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेन। अगर देखें तो 13,17,632 वोटर्स हैं, जिसमें से कि 6,61,000 तो पुरुष हैं और 6,56,000 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं लगभग से 3-4 हज़ार ही कम हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग इक्वल पर्सन्स होने पे भी, कि मेन भी उतने ही हैं और महिलाएं भी उतनी ही हैं, यहाँ पर जो महिला MLA की संख्या है वो बहुत कम है। द 4 वुमेन कैंडिडेट्स आर हिकानी झकालू और सलहौतुओनू, ये तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हैं। रोजी थॉम्सन ये कांग्रेस की हैं। कहूली सीमा ये कहाँ की हैं, ये BJP की हैं।
2018 में अवान कोनियाक जो कि एनडीपीपी के हैं, नैरोली मिस्ड मेकिंग हिस्ट्री इन 2018 व्हेन हर नागा पीपल्स फ्रंट राइवल डिफीटेड हर बाय 905 वोट। तो अवान कोनियाक जीत सकती थी 2018 में, लेकिन उस टाइम पे वो हार गई। नोटेबली वे बैक इन 1977 नागालैंड ने एक महिला एमपी को चुना था, रानो मिसेस शाजिया। उनको इलेक्ट किया गया था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी टिकट पे। वो 1977 में एमपी तो चुन के आ चुकी हैं नागालैंड से, लेकिन एमएलए अब तक नहीं बनी थी 2023 से पहले। तो ये जो ट्रेंड है बीइंग सोशली एम्पावर्ड, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नागालैंड में महिलाओं का जो तबका है वो काफ़ी उठा हुआ है, जिनका जो अगर हम देखें उनकी जो प्रेस्टीज है, उनकी जो रेस्पेक्ट है वहाँ पे काफ़ी हाई है। यानी कि वहाँ पे वो सोशली एम्पावर्ड तो हैं, लेकिन पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। और ये कुल मिला के जितने भी लगभग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सभी जगहों पे यही स्थिति है। वहाँ पे महिलाओं को इज्जत बहुत मिलती है, महिलाओं की समाज में भागीदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में भागीदारी जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट आता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है जिससे कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा क्वालिफिकेशंस का। यानी कि इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में मानी जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मानी जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर अराइव्ड हुए थे दिल्ली में, और उनको एक डेलीगेशन आया था ऑस्ट्रेलियन हायर एजुकेशन लीडर्स का, जिससे कोलैबोरेशन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। 2 मिनिस्टर्स विल ऑल्सो साइन द मैकेनिज्म फॉर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन के लिए मैकेनिज्म साइन हुआ है of qualifications which locks in the rules for mutual recognition to access education in both countries। ऑस्ट्रेलिया की जो डीकिन यूनिवर्सिटी है वो अनाउंस कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट फॉरेन कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में, जिससे कि ये पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑफशोर कैंपस भारत में बनाने जा रही है। डीकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है जो कि भारत में पहली कैंपस बनाने जा रही है। गवर्नर को देख लेते हैं। तो पोजीशन जो है गवर्नर के पावर की टू समन द हाउस की, यानी कि जो हाउस को बुलाने की जो पावर है वो आर्टिकल 174 में निहित है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सबको ज़्यादातर पता भी है। इवन दो इट सेज द गवर्नर शेल समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज ए थिंग्स फिट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो इस तरह से जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो बहुत ही आदर्श मान की चीज़ों को लिखा गया है। अब यहाँ पे एक गवर्नर की पोस्ट को या गवर्नर पद पर बैठे व्यक्ति को इतना बड़ा आदर्श माना गया है कि ये लिखा गया है कि गवर्नर समय समय पे हाउस को बुला सकता है, समन कर सकता है, जिससे कि उसको वो मतलब सदन को बुलाए, और इस समय बुलाए, उस समय बुलाए, और उस जगह पे बुलाए जहाँ पे वो थिंग्स करता है कि उसको लगता है कि अब सही है समय कि वो किसी को सदन को बुला ले। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही आइडियल सोच के साथ इस चीज़ को लिखा गया है, लेकिन हकीकत में क्या है कि जो गवर्नर की पोस्ट है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन का शिकार हो रही है। उस पर पॉलिटिक्स की जो मात्रा है उसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी नबम रिबिया केस में 2016 में सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये रूल किया गया था कि गवर्नर कैन समन, गवर्नर समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं हाउस को, सिर्फ और सिर्फ कब, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद को हेड करते कौन है, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना तो वो पॉलिटिकल कोर्ट है और ना ही वो फाइनल आर्बिटर है, इन द सेंस दैट इट इज़ द फाइनल आर्बिटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। एक चंपकम दोराई राजन केस हुआ 1951 में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके मद्रास का, उसको 7-0 की मेजॉरिटी से ख़त्म कर दिया गया। फिर आईसी गोरखनाथ केस हुआ 1967 में सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट डिनाइड पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को मना कर दिया कि आपके पास पावर नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें, एंड हेल्ड फंडामेंटल राइट्स टू बी द प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। और ये कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को हम डेवलप कर सकें। आरसी कूपर केस जो हुआ 1970 में, टॉप कोर्ट जो थी उसने 10 और 1 के रेशो में कहा, उन्होंने स्टक डाउन कर दिया हिस्टोरिक बैंक नेशनलाइजेशन डिसीजन को। फिर महाराज धीराज माधवराव सिंधिया का केस हुआ 1971 में, प्राइवेट पर्स को लेके, उसको 92 से स्टक डाउन कर दिया गया। उसके बाद फिर केशवंदा भारती केस हुआ 1973 में, जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आती है। और उसके बाद फिर राज नारायण केस होता है 1975 का, जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को गलत बता दिया गया कि वो जो 1971 में चुन के आई थी। इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी एज मैनी एज 9 हाई कोर्ट्स हैड अपहेल्ड द राइट टू हिबीस कॉर्पस अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। तो इलीगल डिटेंशन के लिए हिबीस कॉर्पस का होगा, यानी कि हम जो हैं, जो व्यक्ति है अगर जिसको बंदी बना रखा है उसको हमें कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को भी इमरजेंसी के दौरान 9 हाई कोर्ट ने सही ठहराया था।
GS3 से न्यूज़ आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं विश्व में और उस क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं। तो एक ग्रुप है 16 देशों का, उसने गैलेंट एफर्ट लॉन्च किया है जिससे कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से लड़ा जा सके। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी एक ऐसी चिंता है ह्यूमन सिविलाइजेशन पे कि हो सकता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इसकी वजह से नष्ट ही हो जाए। यूनाइटेड नेशंस में इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है, लेड बाय वनूअतु। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको कौन लेड कर रहा है। वनूअतु एक छोटा सा देश है साउथ पैसिफिक ओशन में, आइलैंड कंट्री है, वो इसको उठा रहा है इस बात को। द ग्रुप सीक्स एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। वो चाहते हैं कि ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे। ICJ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस। ICJ का 2 तरह के जुरिस्डिक्शंस होते हैं, एक कंटेंशियस होता है और एक एडवाइजरी होता है। कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन रेफर्स टू रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स। तो कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन कौन सा होता है, जहाँ पे वो जो लीगल दांव पेंच वाले जो इश्यूज़ होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं दो राज्यों में, दो राज्य का मतलब यहाँ पे 2 देशों में, उसके बाद उनको सॉल्व कर पाता है। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में UNGA और UNSC और अदर स्पेशलाइज्ड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिक्वेस्ट ICJ फॉर एन ओपिनियन। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि ICJ से रिक्वेस्ट कर सकता है या तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जो हैं इस मुद्दे पे हमें लीगल ओपिनियन प्रोवाइड करें। अनलाइक डिसीजंस गिवन अंडर द कंटेंशियस जुरिस्डिक्शंस, ICJ की जो एडवाइजरी है की जो ओपिनियंस होती हैं वो क्या है, वो नॉन बाइंडिंग है। यानी कि एडवाइजरी ओपिनियंस नॉन बाइंडिंग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ICJ जो कहे वो सामने वाले को मानना ही होगा। येट दे कैरी नॉर्मेटिव वेट एंड क्लैरिफाई इंटरनेशनल लॉ ऑन अ रेलेवेंट इशू। ICJ advisory opinion on climate change will also be handy in climate related litigation at the national level. स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जैसे कि वनूअतु, ये मोस्ट वल्नरेबल होता है टू राइजिंग टेम्परेचर्स एंड सी लेवल्स। सितंबर 2021 में देखें तो वनूअतु ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव UNGA के थ्रू टू सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द ICJ टू क्लैरिफाई द लीगल ऑब्लिगेशन, की जो लीगल ऑब्लिगेशन है सभी देशों की, टू प्रिवेंट एंड रिड्रेस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिंस देन अगर हम देखें तो इनिशिएटिव ने मोमेंटम गेन किया है और 100 से ज़्यादा देश जो हैं वो इस आइडिया को बैक कर रहे हैं, इस आइडिया के साथ हैं। कमीशन जो है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का क्लाइमेट चेंज पे और इंटरनेशनल लॉ पे, उसमें कौन कौन से देश हैं जैसे कि एंटीगुआ बारबुडा है, तुवालू है, और एक एडवाइजरी ओपिनियन ले रहे हैं। हैम्बर्ग बेस्ड यानी कि जर्मनी में बेस्ड एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो इट लॉस हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंट्रीज अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यानी कि UN क्लॉज के तहत जिससे कि जैसे कि पोल्यूशन ना हो मरीन इन्वायरमेंट में, क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए उसके लिए इट लॉस पे यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से बातें या उनसे जो चीज़ें हैं वो कही गई हैं। चैलेंजेस जो हैं ओशन वार्मिंग की, सी लेवल राइज की और ओशन एसिडिफिकेशन की, ये सभी के सभी मरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आता है कि किस तरह से प्राइस जो है वो सिग्नल करता है कि गुड्स का एलोकेशन किस तरह से किया जाए। तो प्राइस सिग्नल रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट प्राइसेस कन्वे टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ मार्केट इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की जो वस्तु का दाम होगा वो कंज्यूमर के लिए भी कंज्यूमर को भी कुछ मैसेज कन्वे करता है, और जो सेलर है जो विक्रेता है उसको भी उसका कुछ मैसेज सिग्नल करता है। इन पर्टिकुलर प्राइसेस सिग्नल द रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स। अगर किसी चीज़ की बहुतायत है मार्केट में तो उसके दाम ऑटोमेटिकली कम होंगे, और अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसके दाम अगर कोई चीज़ कम है तो उसके दाम ज़्यादा होंगे। तो यानी कि प्राइस अपने आप में आपको बता देगा कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिंग डिमांड फॉर दीज गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन टर्न रेस्पॉन्ड टू दीज प्राइसेस सिग्नल्स बाय मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है भारत का तीसरा मून मिशन। तो इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट एक्सेप्टेंस जो है हॉट टेस्ट का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये क्रायोजेनिक इंजन 20 का, जो कि पावर करेगा क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ द LMV-3 लॉन्च व्हीकल फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। स्पेस एजेंसी सेड द टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन फ्राइडे एट द इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। जो फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का comes a day after the Chandrayaan 3 lander successfully completed the crucial EMI-EMC टेस्ट, जो कि UR राव सैटेलाइट सेंटर। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे है, बेंगलोर में है।
इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। आपसे क्या होगा कि ये या तो डायरेक्टली पूछ लेगा ये कहाँ पे है, या 3-4 इंस्टीट्यूट दे देगा। एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी है इसरो का अहमदाबाद में, तो ऐसे करके ये 3-4 दे देगा और उसको मैच द फॉलोइंग करवा लेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। चंद्रयान 3 इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इसके 3 मेजर मॉड्यूल हैं। एक प्रोपल्शन है, इसमें फिर लैंडर भी होगा, फिर एक रोवर भी होगा जो निकल कर उस पर विचरण करेगा, मून पे निकल के घूमेगा। मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन दी मॉड्यूल्स। चंद्रयान 3 अपने आप में भारत का तीसरा मून मिशन है और एक फॉलो ऑन मिशन है किसका? चंद्रयान 2 का। मिशन इज स्लेटेड टू बी लॉन्च्ड लेटर दिस ईयर बाय लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। फिर कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आते हैं कि दिल्ली में मैक्सिमम 7 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके, और ये किस आर्टिकल के तहत है? संविधान के आर्टिकल 239 AA के तहत है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 1 मार्च 1872 को येलोस्टोन नेशनल पार्क को दुनिया का पहला नेशनल पार्क बनाया गया था। कहाँ पे? यूएस में। तो 1872 में 1 मार्च 1872 में दुनिया का पहला नेशनल पार्क बना था। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं भारतीय नेशनल पार्क पे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क है साउथ इंडिया में जिसका मतलब है सरपेंट रिवर, यानी सांप की तरह नदी, और लोकल लैंग्वेज में तो उसको हम बोलते हैं नागरहोल। फिर है कौन सा नेशनल पार्क है सेंट्रल इंडिया में जिसके वजह से रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब है जंगल बुक, उसकी इंस्पिरेशन मिली थी? तो वो है पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का। फिर 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और विलियम मैल्कम हेली के नाम पे, जो कि गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंस के, उनके नाम पे इसको रखा गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके एक हंटर टर्न कंजर्वेशनिस्ट के नाम पे चेंज कर दिया गया। पहले वो शिकारी थे, बाद में वो संरक्षण करने लगे। तो वो कौन थे? वो थे जिम कॉर्बेट। तो उन्हीं के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, उनका नाम रखा गया। फिर किस राज्य में महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड है? तेलंगाना में है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 5937 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में भी शायद पूछ चुका है, 2020 की यूपीएससी में वो पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। ढाचीगम नेशनल पार्क, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है, एक डियर फैमिली का जो एंडेंजर्ड मेंबर है उसके लिए लार्जेस्ट और लास्ट और बिगेस्ट रेफ्यूज है। तो वो कौन है? वो हंगुल है। और साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। बात ये आती है कि उसको साइलेंट वैली क्यों कहा जाता है। अब देखिए, जब भी आप कभी जंगलों में से निकलेंगे आप पाएंगे कि वहाँ पर एक सिसाडाज होते हैं। सिसाडा क्या करते हैं? ये जो हैं ये आवाज़ निकालते हैं जिससे पता चलता है कि आसपास जानवर हैं, यानी कि कुछ ये मतलब आप सोच सकते हैं कि मच्छर जैसे होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये सिसाडाज नहीं है, तो इसके वजह से ये जंगल बिल्कुल शांत रहता है, यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती, जो कि अपना में एक बहुत ही आप कह सकते हैं यूनिक चीज़ है। तो गाइस इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको करंट अफेयर्स कैसे लग रहे हैं, इनमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।